अमान 2 महीने हो गए हैं हमें मिलते हुए। आई होप कि अब तुम दिल की यादों को भी भूल चुके होगे। इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपने रिलेशनशिप को किसी रिश्ते का नाम देना चाहिए। लंच के बाद अमान ने उसे वापस ड्रॉप करने की ऑफ़र की तो वो वहीं बैठे संजीदगी से आगे के बारे में पूछने लगी। इस बार उसने पक्का तहैया किया था कि अमान अमेरिका से आएगा तो वो ज़रूर उससे शादी की बात करेगी। उसके ख़्याल से उसने 2 महीनों तक अमान को दिल की यादों से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी दे दिए थे। अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अमान उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की मानद था, जिससे उसे ऐशो आराम मिलने की तवक्कुआत थी। क्या कहना चाहती हो? किस तरह के रिश्ते का नाम देना चाहिए? मेरे लिए तुम मेरी दिल की बहन हो, बस। तुमने ही डिमांड की थी मिलने की, सो मिल रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मैंने तुम्हें कभी कोई भी उम्मीद दिलाई हो। और कितनी बार मिला हूँ मैं तुमसे, जो 2 महीने का नाम दे रही हो। हम 2-3 बार ही तो मिले हैं, जहाँ तक मुझे याद है। वो उसे कैसे बर्दाश्त करता था ये तो वही अच्छी तरह से जानता था। अभी उसकी डिमांड्स बढ़ने लगी तो उसे गुस्सा आ गया। मेरी दिल पर जोर देते उसे अच्छी तरह से वो जताना चाहता था कि वो दिल का है। सॉरी अमान, तुम तो गुस्सा ही करने लगे। मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन हम दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। हम अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम भी तो दे सकते हैं। उसे गुस्सा होते देख वो जल्दी से बात संभालने लगी, लेकिन फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, और जो बात तुम सोच रहे हो, अगर वो हो जाए तो उसमें बुराई भी क्या है अमान? अच्छा ही है ना। तुम्हें भी हक है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो मुझे यकीन है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। उसकी संजीदा आंखों में देखते हुए मीना ने अपनी बात मुकम्मल की तो अमान की आंखें ज़ब्त से सुर्ख होने लगी। वो चाहता तो अभी उसकी तबीयत साफ़ कर सकता था, लेकिन ऐसे उसका अपना काम अधूरा रह जाता, जिसके लिए वो 2 महीनों से उसका मुंह गिफ्ट्स और पैसों से भर रहा था। अभी वो जज्बाती होकर अपने 2 महीनों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता था। ये लो पैसे, किराया देकर खुद ही घर चली जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद को कुछ भी सख्त अल्फाज कहने से बाज रखा और वॉलेट निकालकर पैसे सामने टेबल पर रख दिए। ऐसे कैसे अकेली चली जाऊं मैं? तुम मुझे घर ड्रॉप करके जाओगे? मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि मुझे मामा पापा शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, और तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अमान। पैसे उठाकर अपने पर्स में रखते उसने नज़र उठाकर अमान को देखा। तब तक अमान अपनी चेयर से उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। वो भी मुंह खोले पर्स उठाते जल्दी से उसके पीछे लपकी। जैसे ही वो पार्किंग एरिया की जानिब आई, अमान को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाई तो वो जन से गाड़ी उसके पास से गुजारते बाहर निकल गया। तुम्हें तो अब मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकती अमान डियर, जितना गुस्सा करना है कर लो। मैंने दिल को नहीं छोड़ा, अपने रास्ते के कांटे को निकाल फेंका। तो तुम्हें अपना बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस देखते जाओ कि मीना करती क्या है। होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए वो खुद से ही बातें करते बाहर रोड पर आ गई और वॉलेट से पैसे निकालकर गिनने लगी जो अभी अमान ने उसे दिए थे। इतने पैसों में तो मैं दूसरे शहर से शॉपिंग भी करके आ जाऊं अमान डियर। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हजार हजार के नोट गिनते उसने पैसे वापस पर्स में डाले तो ताक में बाइक पर बैठा हुआ चोर उसके हाथ से पर्स छीनता हुआ अपनी बाइक पर भाग गया। वो पीछे से चोर चोर ही चिल्लाती रह गई। कोई भी उसके पीछे नहीं गया। वो सेकंडों में बाइक सवार चोर नज़रों से ओझल हो गया। अब चोर को दिल में हजारों सलवातें सुनाते वो पैदल ही घर जा रही थी। मेरी गुड़िया कैसी है? कैसा रहा टूर? मेरे लिए कुछ लाया है कि नहीं? कल ही अमान इश्मन लोगों को लेकर वापस लौटा था और मुराद ने जैसे ही आज अमान को ऑफिस में देखा तो भागता घर आया। अमान ने मुराद को बताना भी गवारा नहीं किया था कि वो वापस आ गया है। मुराद से भी उसका कोई रिश्ता था, वो शायद भूल ही गया था या जानबूझकर सब इग्नोर कर रहा था। अमान इन 2 महीनों में सिर्फ पाकिस्तान 2-3 बार ही आया था, वो भी 1-2 दिनों के लिए आता। उसके पीछे ऑफिस का सारा काम मुराद ही संभाल रहा था। दिल के एक्सीडेंट के हफ्ते बाद ही अमान अमेरिका चला गया और साथ में जुनैरा और इश्मल को भी ले गया था। अभी वो घर आया तो इश्मल उसे देखते ही भागकर उसके पास आई तो मुराद ने उसे गोद में बिठाते हुए पूछा। दिल के एक्सीडेंट के बाद वो एक सेकंड के लिए जुनैरा से अलग नहीं हो रही थी। रात को भी ख्वाब में वो बार बार डरने लगती और दिल के एक्सीडेंट को देखकर वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। वो डेली जुनैरा से दिल के बारे में पूछती। तभी मुराद ने उस वक्त इश्मल को अपने साथ लगा लिया, उसे बाहर ले जाता, पार्क में ले जाता। वो बच्चों के साथ खेलने लगी तो दिल के बारे में भूल गई।
इसी दौरान वो मुराद से काफ़ी अटैच हो चुकी थी। 1 हफ्ते के बाद ही अमान उन सबको लेकर अमेरिका चला गया था। वो खुद कभी कभी आ भी जाता, लेकिन जुनैरा लोग आज 2 महीनों के बाद ही वापस लौटी थी। अंकल, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, अपने लिए भी नहीं लाया। अमान अंकल कह रहे थे कि चलकर चीज़ें लेंगे, लेकिन मामा ने मना कर दिया और हम एरोप्लेन में उड़कर वापस आ गए। वो मुराद के घने बालों को हाथ से पीछे करते मुंह बिसोर कर बताने लगी, ओहो, एक तो आपकी मामा की नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता है, अभी कहाँ है वो? इधर उधर देखते हुए वो इश्मल से पूछने लगा। शुरू शुरू में दिल के एक्सीडेंट के बाद वो रोज़ाना अमान के घर आया होता था। अमान उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था। उसने अपनी हालत बिगाड़ ली थी, ना खाने का होश, ना अपनी देखभाल करता। लगातार शेव बढ़ी हुई थी। उसकी उदास आंखें जैसे उसके जीने की वजह ही खो चुकी थीं। वो अपना ज़रा ख्याल नहीं रखता था। मुराद उसकी वजह से रोज़ घर आने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात जुनैरा और इश्मल से हुई। जुनैरा अमान के साथ बहुत बात नहीं करती थी और ना ही मुराद के साथ, लेकिन इश्मल को मुराद के साथ बाहर जाने की इजाज़त दे देती। वो खुद चाहती थी कि इश्मल वो वाक़या भूल जाए। एक दिन मुराद ने इश्मल को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ला कर दी, तो वापसी पर जुनैरा ने उस पर काफ़ी गुस्सा किया कि वो इश्मल की आदतें बिगाड़ रहा है। मामा तो किचन में है, मेरे लिए नूडल्स बना रही हैं, और मामा गुस्सा तो नहीं करती, वो तो बहुत अच्छी हैं। इश्मल को जैसे अच्छा नहीं लगा कि वो उसकी मामा को गुस्से वाली बोल रहा था। अब वो उसके बालों को पोनी में बांधने की कोशिश कर रही थी। ओह अच्छा, मामा अच्छी हैं तो मैं कैसा लगता हूँ आपको? सर नीचे करते उसने इश्मल के लिए आसानी पैदा कर दी कि जिसे अपना सर बार बार ऊपर करना पड़ रहा था। आप भी बहुत अच्छे हैं, अमान अंकल भी अच्छे हैं। अमान अंकल भी बहुत अच्छे हैं और दिल भी बहुत अच्छी थी। सबका बताते हुए उसके मुंह से दिल का नाम फिसला तो मुराद उसे देखते हुए पिछले 2 महीनों में चला गया। क्या हुआ अमान, ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पर इतना खून क्यों लगा है? ऊपर देखो क्या हुआ है? दिल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद ही अमान ने मुराद को हॉस्पिटल आने का कहा था। उसने टेक्स्ट लेट देखा और भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा तो अमान कॉरिडोर में इश्मल को अपने साथ लगाए रोने में मशगूल था। उसे देखते हुए मुराद को माहौल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ और बौखलाते हुए उसे पूछने लगा। उसका ख्याल भी फ़ौरन दिल की तरफ गया, क्योंकि अमान का दिल के अलावा और था ही कौन। मुराद, मेरे सामने दिल का एक्सीडेंट हुआ। मैं भाग रहा था, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सका। मैं उसे नहीं बचा सका। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, वो ट्रक वाला उसे मारकर चला गया। ये सारा दिल का खून है मुराद, तुम्हें मालूम ही नहीं वो किस हालत में थी। उसका खूबसूरत चेहरा खून से भरा था। पूरे चेहरे, बाजू, जगह जगह कांच चुभे हुए थे। मुराद, मेरी नज़र लग गई दिल को। मैं हर वक्त उसे प्यारी लड़की कहा करता था। मेरी गलती है, मैं क्यों उसे बाहर लेकर गया। काश मैं गाड़ी में बाहर ना जाता, काश दिल की जगह मैं मर जाता। मुराद की आवाज़ सुनकर वो इश्मल से अलग हुआ और उसे गले लगते हुए, ऊंची आवाज़ में रोते हुए उसे सब बताने लगा। साथ में खून से भरी अपनी वाइट शर्ट भी दिखाने लगा। उसकी आंखें रोने के बाइस खून छलका रही थी। मुराद को याद नहीं था कि कभी उसने अमान को इतना रोता देखा होगा। उसकी बातें सुनते ही मुराद की आंखें भी भीगने लगी। अब कैसी है दिल? अमान, तुम टेंशन ना लो, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, कैसी है अब दिल की कंडीशन? मुराद ने उसे अपने साथ लगाए खड़े डॉक्टर से पूछा, जो नर्स को कुछ हिदायत दे रहा था। उसके अलावा वो उसे तसल्ली में भी क्या कह सकता था। वो जिस शिद्दत से रो रहा था, उसी से देखकर उसके दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अंकल, क्या हुआ? आप रोने क्यों लगे? इश्मल की आवाज़ ने उसे सोचों से वापस बाहर लाया तो पलक झपकते हुए आंसू वापस अपने अंदर उतारने लगा। नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगा? पागल, अपनी मामा से परमिशन लेकर आओ तो बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खा कर आएंगे। बाहर चलते हैं और आइसक्रीम खा कर आते हैं। आपको अंकल ने बहुत मिस किया। आज आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट्स भी दिलवाऊंगा। जब तक हम वापस आते हैं, अमान अंकल भी आ जाएंगे। इश्मल को गोद से उतारते मुराद ने मुस्कुराने की सही की। वो वाकई सोचों में गुम उदास हो गया था। उसने अपने बाल हाथ से ठीक किए जो इश्मल ने ख़राब कर दिए थे। चॉकलेट का नाम सुनकर इश्मल के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जब से वो यहाँ आई थी बहुत खुश रहने लगी थी। शायद उसे कभी अपनों की मोहब्बत मिली ही नहीं थी। हमेशा तनकीद का निशाना बनती रही, इसीलिए वो बहुत कम गो हो गई। लेकिन अब वो बिल्कुल पहले वाली इश्मल नहीं थी। क्या हुआ नीलम, रो क्यों रही हो?
काशान आज मीटिंग से लेट आया, इसलिए उसने नीलम को कॉल करके बताया था कि वो बाहर से ही डिनर करके आएगा, वो उसका इंतज़ार ना करे। अभी रात को वो घर आया तो नीलम कंबल में दबकी रोने में मसरूफ़ थी। जुनैरा के घर से जाने के बाद वो बहुत खुश थी। उसने काम वाली को भी वापस भेज दिया था। काशान भी काफ़ी खुश था। रोज़ाना घर में होने वाली चकचक से वो भी तंग आ चुका था। उन दोनों ने जोनी के जाने के बाद कभी उसकी खबर नहीं ली कि वो कहाँ होगी और कैसी होगी। जो भी था वो एक लड़की थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो कहाँ होगी, कैसे जी रही होगी। नीलम और काशान इन फिक्रों से आज़ाद थे। उन्होंने कभी पलट कर उसकी हालत का पता करना भी रवा ना समझा। लेकिन कुछ दिनों से नीलम के चेहरे से खुशी जा चुकी थी। वो अब हर वक्त उदास रहने लगी। काशान के 100 बार पूछने पर भी उसने वजह नहीं बताई, बात को टालती ही रही। आज तन्हाई में वो रोने में मसरूफ़ थी। तभी काशान आ गया और उसे इल्म ही नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ काशान, अब आप कब आए? नीलम उठकर बैठते हुए काशान से नजरें चुराने लगी। उसकी सुर्ख आंखें साफ नीलम के रोने की चुगली खा रही थी, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा देर रोई हो। मैं तो अभी ही आया हूँ, तुम क्यों रो रही हो नीलम? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हर वक्त उदास रहती हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? काशान ने लाइट ऑन करते हुए नीलम का रुख अपनी जानिब किया। वो काफ़ी दिनों से वाकई नोट कर रहा था, नीलम पहले की तरह बिल्कुल भी पुरसकून और खुश नहीं थी। हर वक्त उदास रहने लगी थी। वो कुछ कहे भी तो वो गायब दिमागी से ही उसे जवाब देती थी। कुछ नहीं हुआ काशान, बस तबीयत ठीक नहीं तो इस वजह से। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए नीलम ने कहा तो काशान उसके चेहरे को जांचती नज़रों से देखने लगा। ऐसा क्या हुआ है नीलम जो तुम मुझे बताने से कतरा रही हो, जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? काशान ने संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा तो नीलम ने नम आंखें उठाकर उसे देखा। काशान, मुझे डर है कहीं आप मुझे छोड़ ना दें या फिर दूसरी शादी ना कर लें। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहना शुरू हो गए और काशान के हाथ में अपने हाथ देखते अपना खौफ उसे बताने लगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नीलम, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? मुझसे शेयर करो, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? काशान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा और बात बताने पर फोर्स किया तो वो अपने खुश्क लबों को जुबान से तर करते अल्फाज तरतीब देने लगी। काशान, 2 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। आधी बात बताकर वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी तो उसके आधे अल्फाज सिसकियों की ही नज़र हो गए। तो क्या हुआ नीलम, क्या कहा डॉक्टर ने? क्यों गई थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती ना, मैं खुद ले जाता। उसकी अधूरी बात सुनकर काशान को भी परेशानी ने आन घेरा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पेट में ट्यूमर्स बने हुए हैं, जब तक वो नहीं निकाले जा सकते मैं मां नहीं बन सकती, और ऑपरेशन की वजह से लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस लॉस की वजह से मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। काशान, भारी आवाज़ और सिसकियों के दौरान उसने अपनी बात मुकम्मल की तो काशान के चेहरे पर अज़ियतनाक तासुरात नमूदार हुए। उसे कितनी ख्वाहिश थी कि उसकी भी औलाद हो, उसके घर में भी छोटे छोटे बच्चों की रौनक हो। जब वो ऑफिस से आए तो उनको देखकर उसकी सारी थकन उतर जाए। और आज जुनैरा ने कैसी खबर दी थी उसे। काशान उसका हाथ छोड़ते हुए पीछे हुआ। तुम तो कह रही थी, बाबा जी कह रहे हैं कि घर से नहुसत को निकालो तो तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। नहुसत निकल जाने के बाद गोद हरी क्या होगी, वो तो हमेशा के लिए उजड़ गई। वो चाहते हुए भी अपने लहजे को तल्ख होने से नहीं रोक पाया। काशान को जुनैरा की वो बातें याद आई थी जब उन दोनों की वजह से वो दुखी होकर उनका घर छोड़कर गई थी। जाते हुए उन्हें बद्दुआ देकर गई थी कि वो सारी ज़िंदगी औलाद की नेमत के लिए तरसते रहें। शायद उन्हें उसी की बद्दुआ लग गई थी। काशान, जुनैरा की बद्दुआ लगी है हमें। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया, हमेशा आपसे झूठ बोलती रही ताकि आप उसे डांटें। उसकी बेटी को भी बिला वजह हर वक्त मारती रहती, जिसकी वजह से वो लड़ाई करती थी। उसी की आह लग गई है मुझे काशान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उसके साथ क्यों ऐसा किया? दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए वो अपनी गलतियों का इतराफ़ करने लगी तो काशान झटके से उसकी जानिब मुड़ा। उसे हमेशा जुनैरा कहती थी कि वो उसके साथ ज्यादती कर रहा है, एक तरफ की बात सुनकर फैसला करता है। लेकिन काशान ने कभी उसकी बात को अहमियत नहीं दी थी और ना ही उससे कुछ जानने की कोशिश की, बल्कि हमेशा नीलम की बात सुनकर जूनी को ही झड़क देता था। वो
अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा दी है। नीलम, तुम इतना कैसे गिर गई? मुझे भी ज़ुनैरा से बदगुमान करती रही, और मैं बेवकूफ़, मेरे पास तो अक्ल नाम को नहीं थी। मैं क्यों तुम जैसी शातिर औरत की चालाकियाँ नहीं समझ सका और उसे रोज़ शादी के लिए मजबूर करता था। जब उसने घर छोड़ा तो मैंने पलट कर उसे देखने की ज़हमत तक नहीं की। उफ़ खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? दोनों ही बराबर के ज़ुनैरा के मुजरिम थे। आज दोनों बैठ के एक एक कोने पर बैठे एहसास शर्मिंदगी में घिरे थे। लेकिन अब क्या फ़ायदा, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब उसे उन दोनों की ज़रूरत नहीं थी। मीना के साथ जो वक्त गुजरा था, उस दौरान अमान का मूड बेहद ख़राब हो चुका था। उसे वहीं रेस्टोरेंट में छोड़कर अमान साहिल पर चला गया और काफ़ी देर तन्हा वहीं बैठा रहा। जब अंधेरा छाने लगा तो उसने घर की राह ली। गाड़ी पोर्च में रोकते वो अंदर आया तो इश्मल और ज़ुनैरा हॉल में बैठी उसी का वेट कर रही थी। अंकल, आपने इतनी देर क्यों लगाई? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। मेरे पेट में तो चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो जैसे ही आकर उनके सामने दूसरे सोफे पर दराज हुआ तो इश्मल उठकर उसके पास आ गई और अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बिसोर कर उसे बताने लगी, आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ज़ुनैरा, तुमने अभी तक इश्मल को भूखा क्यों रखा हुआ है? कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत किया करो। अमान खफा होते ज़ुनैरा को डांटने लगा और इश्मल को उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया। इश्मल और ज़ुनैरा उसी के साथ अमेरिका गए हुए थे। दिल के बाद अमान बिल्कुल तन्हा हो चुका था, इसलिए वो इश्मल के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारने लगा, जिसकी वजह से वो उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। झूठ बोल रही है, अभी एप्पल खाकर बैठी है। मैंने इससे खाने का पूछा था लेकिन मना कर रही थी कि आपके साथ ही खाएगी। मैंने भी जोर नहीं दिया। मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाएं। इश्मल को मसनूई घूरी से नवाजते ज़ुनैरा ने उसे कहा तो वो झुककर इश्मल को देखने लगा, जो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ ज़ुनैरा को चिढ़ा रही थी। अमान ने उसके बाल बिगाड़ते हुए गोद से उतारा तो वो खिलखिलाते हुए वापस अमान के बाल बिगाड़ने लगी। ओके, इस लड़की को खाना भेज दिया क्या? ओके, उस लड़की को खाना भेज दिया था क्या? अमान उठा तो कुछ याद आते पलट कर उससे पूछा। हाँ हाँ, टाइम से भेज दिया था। वो सर को हाँ में जुम्बिश देते ऊपर चला गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा रोशन था। उसने सर्द आह भरते वापस डोर बंद किया और जाकर बेड पर बैठ गया। कब उठोगी प्यारी लड़की? तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इतना अरसा हो गया है, अब तो ये बंद आंखें खोल दो। तरस गया हूँ तुम्हारी खूबसूरत आंखें देखने को, तुम्हारे गाल पे पड़ते खूबसूरत डिम्पल को देखने को। प्लीज़ उठ जाओ अब, प्लीज़, और सब्र नहीं होता मुझसे। अमान बेड के एक कोने पर बैठते सामने बेसुध लेटे वजूद से मुखातिब था, जिसकी आंखें बंद हुए 2 महीने हो चुके थे। अमान रोज़ाना की तरह आज भी उसके नकूश को प्यार से छूते बातें कर रहा था, जो कि सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा था। उसने झुकते हुए सामने लेटी लड़की की आंखों को होंठों से छुआ, जिसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। गालों की हड्डियां उभरी हुई सामने नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी जख्म के गहरे निशान थे। 2 महीनों में वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था कि ये वही अमान की प्यारी लड़की है, जिसे देखते ही अमान ने इतराफ़ किया था कि वो बिलाशुबा बहुत मासूम और खूबसूरत है। मैं अपनी दिल का सारी ज़िंदगी भी इंतज़ार कर सकता हूँ। मेरे लिए यही एहसास काफ़ी है कि मेरी जान जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। एक दिन वो उठ जाएगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा, मुझे यकीन है। उसके ज़ख्मों के निशान पर हाथ फेरते हुए अमान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा और उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब करते उठकर बाथरूम में घुस गया, क्योंकि नीचे जूनी और इश्मल खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी। मीना, तुम अमान से क्यों मिल रही हो आजकल? मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा तुमने? शम्स, रज़िया और मीना इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। वो खाना कम खा रही थी, अपने सल को देख देख कर मुस्कुराए ज़्यादा जा रही थी। शम्स काफ़ी देर से उसे गौर से देख रहा था। जब मीना उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं हुई तो उसने डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए पूछा, आपको कैसे पता पापा मैं अमान से मिली हूँ? शम्स की बात सुनकर उसने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो सवालिया नज़रों से उसी को घूर रहा था। उसने सेल को एक तरफ रखते हुए शम्स से सवाल किया, मुझे कैसे पता चला? ये बात मैटर नहीं करती। तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
میں نے تمہیں کہا تھا کہ شادی کر لو، لیکن تمہارے منہ سے ہمیشہ نہ میں ہی جواب نکلتا ہے۔ دل کی موت کی وجہ سے وہ وقتی طور پر چپ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اپنا بدلہ بھول چکا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اب بدلے کے طور پر استعمال کر رہا ہو۔ شمس کسی میٹنگ کے سلسلے میں اسی ریسٹورنٹ گیا تھا جہاں امان اور مینا نے لنچ کیا تھا۔ شمس کو وہاں مینا امان کے ساتھ بیٹھی نظر آئی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ تب سے اس کے ذہن میں سو وسوسے آ رہے تھے، اور ابھی مینا پر اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں پاپا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ریسٹورنٹ گئی تھی، تبھی وہاں اتفاق سے امان مل گیا تو اس سے خیریت کرنے لگی۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ شمس کے تیور دیکھتے ہوئے اس نے امان والی بات کو چھپانا ہی مناسب سمجھا اور بے نیازی سے کہتے اس کا خدشہ دور کرنے لگی۔ ایسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے مینا، 2-3 دنوں میں میرا ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر پر آ رہا ہے، تمہارے پاس سوچنے کے لیے 2 دن کافی ہیں، اور اس بار تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، مجھے یقین ہے۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا اور ٹیبل سے اٹھ گیا، جبکہ اس سب کے دوران رضیہ بیگم ابھی تک بالکل خاموش ہی تھیں۔ ڈنر کے بعد امان واپس روم میں آیا تو نرس دل کی ڈرپ میں انجیکشن ڈال رہی تھی۔ امان کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا کام سمیٹتے باہر نکل گئی۔ امان نے کل ہی اسے دل کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر رکھا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے 1 ویک کے بعد ہی وہ اسے لیے امریکہ چلا گیا تھا تاکہ اس کا وہاں علاج اچھے سے ہو سکے۔ ڈور لاک کرتے وہ واپس بیڈ پر دل کے پاس آیا اور اس کے دائیں جانب کوہنی کے بل لیٹ کر اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ یہ اب اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ روزانہ رات کو وہ اس سے تنہائی میں ڈھیروں باتیں کر کے سوتا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی وہ اس کے پاس رہتا تھا۔ جب وہ پاکستان آئے تو تب زنیرہ کو اس کے پاس ہاسپٹل چھوڑ آتا تھا۔ جب گال پر دل کا ڈمپل پڑتا، وہاں گہرا براؤن نشان بن چکا تھا۔ امان نے جھکتے وہاں اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن آپ کی مسز کوما میں چلی گئی ہیں۔ ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ ان کے دماغ کی سرجری ہونا ابھی باقی ہے۔ سر زور سے نیچے لگنے کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہو چکی ہے ان کی اسکل۔ ہم آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتے، ان کے بچنے کے چانسز ہیں بھی یا نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں۔ وہ کوما سے واپس ہوش میں آ بھی سکتی ہیں یا نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ سال بھی، کچھ مہینے لگ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوما میں رہتے ہی ان کی وفات ہو جائے۔ اس بارے میں بھی ہم کچھ کلیئر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مراد نے روتے ہوئے امان کو اپنے ساتھ لگا کر ڈاکٹر سے دل کے بارے میں پوچھا تو اس نے تفصیل سے انہیں دل کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کیا، جبکہ امان حیرت سے اپنی سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے لگا اسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ پل بھر میں اس کا دل بے انتہا خوش ہوا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا کہ دل زندہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کے "آئی ایم سوری" کہنے والے 2 الفاظ سے کیا اخذ کر چکا تھا۔ اس نے اپنی سوچ پر 100 حرف بھیجے۔ ڈاکٹر، میری دل زندہ ہے؟ اپنی خوشی پر قابو پاتے اس نے ڈاکٹر سے دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے پوچھا تو مراد اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا کہ وہ آخر کیا سوچ رہا تھا۔ بنا کنفرم کیے ہی رونے بیٹھ گیا تھا۔ جی بالکل، وہ ابھی زندہ ہیں۔ آپ نے میری باتوں کا غلط مطلب اخذ کر لیا تھا آئی تھنک۔ وہاں ابھی انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنے دیں، ہم ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، پھر آپ کو نیکسٹ کے لیے کوئی سجیشن دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو امان نے مراد کو زور سے ہگ کیا۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ اسے ساتھ آئی ایشمل بھی بھول چکی تھی۔ اللہ بھابھی کو صحت دے امان، تم کیا چیز ہو، ایسے کیسے کچھ بھی سوچ لیا تم نے؟ ایشمل کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اس نے امان کو ڈانٹا، کیونکہ وہ ایشمل کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ جس طرح وہ ان دونوں کی طرف متوجہ تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ امان کے ساتھ ہی آئی ہے۔ میں اپنی دل کا جہاں تک ہو سکا علاج کراؤں گا، مجھے اللہ پاک پر یقین ہے، وہ میری دل کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، میری دل واپس زندگی کی جانب لوٹ آئے گی۔ اس نے اپنے امان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ ایشمل تمہاری زندہ ہے، ایشمل تمہاری دل زندہ ہے، اب مت رونا۔ مراد کو چھوڑ کر اب وہ ایشمل کی جانب متوجہ ہوا، اس کی بھیگی آنکھیں بھی صاف کرنے لگا۔ وہ بھی امان کو دیکھ کر مسکرانے لگی، جیسے اس کے دکھ میں وہ بھی دکھی تھی اور اب اس کی خوشی میں وہ بھی خوش۔ میں نہیں روتی انکل، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ ہماری دل کو وہ ٹھیک کر دیں۔ نم آنکھوں سے مسکراتے اس نے بھی انجانے میں امان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ میری پیاری وائف، اب اٹھو نا پلیز، دیکھو امان کتنا مس کر رہا ہے تمہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم بہت جلدی ریکور کر رہی ہو۔
तुम्हारा ऑपरेशन भी कामयाब हो गया था। तुम जानती हो जान, मैंने नफल भी माने थे, सदका भी माना था ताकि तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने मेरी उम्मीद, मेरा यकीन नहीं टूटने दिया और मेरी वाइफी को, प्रीटी गर्ल को ठीक कर दिया। ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब बस तुम्हारी आंखें खुलने का इंतज़ार है। अमान ने उसके दिमाग का ऑपरेशन भी अमेरिका से ही करवाया था। 1 महीना और 20 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रही थी। पहले तो डॉक्टरों ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल ज़िंदगी की जानिब लौटने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक वो जल्द रिकवर करने लगी थी और अब उसे हॉस्पिटल की ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। इसलिए अमान उसे लिए वापस पाकिस्तान आ गया। आते ही उसने अपना पेंडिंग काम शम्स से अपना और दिल का बदला लेना वहीं से शुरू किया जहां रोक कर गया था। लेकिन अब मीना उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। वो उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं कर सकता था, बट उसकी शादी की ख्वाहिश ने अमान का काम मज़ीद आसान कर दिया था। उसने आगे का प्लान तरतीब दे दिया था कि कैसे मीना को पोस करते हुए उसने आगे का काम करना है।